Good morning, students. Today we are going to start our learning chapter 3, Atom and Molecules. प्रीवियस टाइम हमने वैलेंसियाँ फाइंड आउट करना, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा. नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल यानी कि स्थिर अनुपात का जो रूल है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. कांस्टेंट होता है एक तरह से कांस्टेंट, स्थिर होना. Lavoisier, along with other scientists, note that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में H2O में जो रेशो है उनका एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का वो 1:8 होता है. In a compound such as water, in the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में हमेशा जो रेशो है उनके मास का 1:8 होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फार्मूला होता है H2O. यानी कि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं H2 के और एक जो ऑक्सीजन का एलिमेंट है. यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 × 2, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है, तो 2 × 1 = 2 और 16 सिंप्लीफाई करने पे आएंगे 1:8. इसलिए जो रेशो कांस्टेंट हमेशा इसका जो वाटर का जो रेशो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इसमें कांस्टेंट रहता है. ओके. इसके बाद में वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर, यदि 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज मतलब टूटता है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और ऑलवेज ऑब्टेन. तो जब टूटने पर रेशो कितना है 1:8 है. आपने रेशो और प्रोपोर्शन के रूल्स मैथ में पढ़े होंगे कि सम ऑफ द रेशोज कितने होते हैं 8 + 1 9. तो हमें हाइड्रोजन का निकालना है 1/9 × 9, क्योंकि आपको टोटल क्वांटिटी 9 ग्राम है. वाटर में हाइड्रोजन का रेशो 1 है और ऑक्सीजन का 8 है. हमें हाइड्रोजन का निकालना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे 1/9. टोटल रेशो कितना है, सम ऑफ द रेशो 9 है, 1/9 और टोटल क्वांटिटी है 9, तो कितने आए 1 ग्राम. इनके हाइड्रोजन 1 ग्राम है. ऑक्सीजन का फिर करें हम 8/9 × 9, तो कितने आया 8 ग्राम. ओके. इस तरह से ऑफ ऑक्सीजन और ऑलवेज ऑब्टेन्ड. सिमिलरली इन अमोनिया, अमोनिया में जो फार्मूला होता है NH3. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशो 14:3, क्योंकि नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है उसका रेशो, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3. यहाँ पर 1 एलिमेंट नाइट्रोजन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो 3 × 1 है और ये 14 है, तो कितना है 14:3. Whatever the method of source from which it is obtained, this led to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportion. ये निश्चित अनुपात के नियम से भी जाना जाता है. कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनल रूल है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट बने स्थिर, प्रोपोर्शन बने अनुपात. इनके स्थिर अनुपात का जो रूल्स है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात के नियम से भी ये जाना जाता है. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नियम से ये नॉन होता है. दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. इनकी इनका प्रोपोर्शन होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं केमिकल
रिएक्शंस में जो सब्सटेंस होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि उनका जो रेशो होता है वो एक डेफिनेट होता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव appropriate explanations of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter. Divisibility होती है विभाजन करना, उसका डिवाइड करना उसको, which was till then just a philosophy. He took the name atoms as given by the Greek and said that the smallest particle of matter are atoms. Smallest particle को क्या नाम दिया गया था? Atom. His theory was based on the law of chemical combination. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion. यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इनकी मास होता है वो संरक्षित रहता है, और वैसे भी जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें प्रोडक्ट जब बनते हैं तो उनके जो प्रोपोर्शन है, उनके जो मास है जो एक डेफिनेट उसमें होते हैं और वो निश्चित संख्या में सेम रहते हैं। जॉन डॉल्टन वॉज बॉर्न इन ए पुअर वीवर फैमिली। वीवर माने होता है जो बुनकर होते हैं, उनकी फैमिली में जो कपड़े सीने वाले होते हैं उनकी फैमिली में इनका जन्म हुआ। 1766 in England, he began his career as a teacher at the age of 12. 7 years later, he became a school principal in 1793. Dalton left for Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in a college. He spent most of his life then teaching and researching. In 1808, he presented his atomic theory, which was turning point in the study of matter. इनकी इनका जो स्टडी ऑफ मैटर था, एटॉमिक थ्योरी थी, वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया इन्होंने, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने पोस्टुलेट की, प्रतिपादित की। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इस डॉल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर, whether an element, a compound, a mixture, is composed of small particles called atoms. The postulates of this theory may state as follows. ये जो इस थ्योरी थी, डॉल्टन थ्योरी थी, इसके जो पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर्स होते हैं वो छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उन्हें एटम्स कहते हैं। विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, छोटा पार्टिकल है। वाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, और ना ही इसे केमिकल रिएक्शन में क्रिएट करते हैं, ना ही इसे हम डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मास होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। और जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती है। ओके, थर्ड पॉइंट में एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। You will study in the next chapter that all atoms are made up of still small particles. इनकी सभी जो एटम्स होते हैं वो छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और एक एटम होता है उसके जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो आप रीड कर चुके प्रीवियस वीडियो में। ओके, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है
In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. यानी कि एक रिएक्शन में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनते हैं 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 9.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट. So that these observations are in agreement with the law of conservation mass. हमने अभी पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास. उसमें मैंने कहा था कि आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शंस जो मास होते हैं वो उनका जो टोटल मास होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि उनका टोटल मास सेम होता है, उनकी संख्या में कोई चेंज नहीं होता है. यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन रूल था. और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं. इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमें सोडियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है, मास ऑफ एथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड होता है एथेनोइक एसिड 6 ग्राम है. मास ऑफ एथेनोएट 8.2 ग्राम है और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम है एंड मास ऑफ वाटर है 0.9 ग्राम. ओके. इस रिएक्शन में ये रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्टेंट्स हैं वाले, ये रिएक्टेंट्स हैं यहाँ तक और ये प्रोडक्ट हैं. अब जो रिएक्टेंट्स हैं सोडियम कार्बोनेट उनकी संख्या कितनी है 5.3 और जो हमारा एसिटिक एसिड है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड है वो 6 ग्राम है. दोनों को ऐड किया 11.3 ग्राम आया. यानी रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं उनका टोटल जो मास है वो 11.3 ग्राम है. और आफ्टर रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास है वो देखिए हमारा है सोडियम एसिटेट यानी कि एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट और CO2 प्लस वाटर. इनके जो ग्राम हैं 8.2, 2.2 और 0.9 ग्राम, इनको ऐड करने पर भी कितने आते हैं 11.3 ग्राम आते हैं. और यही हमारा जो रूल है मास कंजर्वेशन रूल का यही है. ओके, ये प्रूव हो गया हमारा. तो टोटल मास बिफोर द रिएक्शन एंड टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन इक्वल रहता है. ओके. अगला जो क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो 1:8. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने पढ़ लिया कि 1:8 में कंबाइन करते हैं बाय मास टू फॉर्म वाटर. वाटर से रिएक्ट करते हैं. वाटर में है ये रेशो, कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है. वाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. देखिए 1 हाइड्रोजन का है, 8 यहाँ पर ऑक्सीजन का है वाटर में. अगर यहाँ पर हम इसको रिक्वायर्ड 3 ग्राम लेते हैं हाइड्रोजन इस रिएक्शन में, डेफिनेटली बात है मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन 3 किया तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा. देखिए 1 × 3 3 गुना हुआ है, ये वाला 3 टाइम्स हुआ है हाइड्रोजन. ऑक्सीजन भी 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि जो संख्या आएगी जो इसकी रिक्वायरमेंट आएगी ऑक्सीजन की वो आएगी 8 × 3 = 24 ग्राम. इट इज़ अ गिवन दैट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन It is a given that the ratio of hydrogen and oxygen of mass to form water is 1:8. Then the mass of oxygen gas required to react completely with 1 gram of hydrogen gas is 8 gram. 1 ग्राम के लिए हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम की रिक्वायरमेंट है. Therefore, the mass of oxygen gas required to react completely with 3 gram of hydrogen gas is 8 × 3. 3 ग्राम के लिए रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 3 टाइम्स ही हो गई, तो 8 × 3 = 24 ग्राम. ओके. इसके बाद विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स. इंडिविजुअल माने जो कि और अधिक डिवाइड ना हो सके वो होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स.
which cannot be created or destroyed in a chemical reaction is the result of the law of conservation of mass. Okay, इसके बाद में जो क्वेश्चन 4 है, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? The postulate of Dalton's, the relative number and kinds of atoms are fixed in a given compound, can explain the law of definite proportion. Okay, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन एटम. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए mason building walls? From these walls a room and then a collection of rooms to form a building. What is the building block of the huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. जैसे कि रूम में वॉल्स, जो रूम होती है उस वॉल्स में बनी होती है वो अपने ब्रिक्स से बनी होती है, ऐसे ही जो आंट हिल होता है वो किससे बनी होती है? छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल से, ग्रेन से बनी होती है. It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atoms. How big are atoms? Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. More than millions of atoms, when stacked, would make a layer barely as thick as a sheet of paper. इनके एटम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और हम उनकी कल्पना भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने छोटे होते हैं. यदि हम मिलियन संख्या में एटम्स को एक दूसरे के ऊपर रखें, स्टैक करें, चिपकाएं, तो एक पतली लेयर, कागज की सीट की जितनी लेयर, लाखों पार्टिकल्स को ऊपर नीचे मतलब एक दूसरे के ऊपर रख के बनाएं, तो एक पतली लेयर, पतली सीट की लेयर जैसी बनती है. तो मतलब ये हुआ कि एटम्स का जो साइज है बहुत छोटा होता है. हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स आर वेरी स्मॉल. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद. मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर बेयरली ए थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर्स. एटम रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. 1/10 नैनोमीटर्स इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. यानी कि 1/10 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है 1/10/9 मीटर है. यानी कि 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर्स होते हैं. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें ये वाला टॉपिक यहीं से हाउ बिग आर एटम से हम रीड करेंगे. थैंक यू.